आज हम भूगोल में रोमन भूगोलवेताओं का योगदान पढ़ेंगे। तो जो रोमन काल था, रोमन काल में मुख्यतः भूगोल के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया था। यूनानी काल में जहाँ भूगोल को मुख्यतः भौतिक भूगोल या सामान्य भूगोल के रूप में देखा जाता था, उसी प्रकार रोमन भूगोल में भूगोल को प्रादेशिक भूगोल या फिर व्यवहारिक भूगोल के रूप में देखा जाने लगा। इस काल में मानवीय क्रियाकलापों पर भौगोलिक कारकों की व्याख्या का अध्ययन किया गया। इस प्रकार से रोमन काल मुख्यतः मानचित्र कला व मानव भूगोल के विभिन्न पक्ष जैसे कि व्यवहारिक भूगोल पर बल देता है। यूनानी सभ्यता जहां बाल्कन प्रायद्वीप के एथेंस केंद्र के समीप विकसित हुई, वहीं पर रोमन सभ्यता इटली के रोम केंद्र के चारों ओर विकसित हुई। हालांकि यूनानी व रोमन सभ्यता दोनों के जो क्षेत्र थे वो लगभग समान थे, लेकिन शक्ति केंद्र यूनानी काल में जहाँ एथेंस था, वहीं रोमन काल में शक्ति केंद्र मुख्यतः रोम बन गया। आइबेरियाई प्रायद्वीप को यूनानी विद्वानों ने हिस्पेनिया भी कहा था, जो कि स्पेन व पुर्तगाल से संबंधित है। अगर मानचित्र में हम देखते हैं तो जो रोमन काल था, जैसे ये यूरोप का मानचित्र है, तो ये जो रोमन काल था, यूनानी काल था, वो मुख्यतः ये जो बाल्कन प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इसका मुख्यतः शक्ति केंद्र था। लेकिन जो रोमन काल था उसमें शक्ति केंद्र इटली के रोम के पास हो गया। आइबेरियन प्रायद्वीप की बात की जाए तो स्पेन और पुर्तगाल वाला ये वाला जो क्षेत्र है, इसको आइबेरिया प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र को उन्होंने हिस्पेनिया के नाम से कहा। रोमन भूगोल में सैद्धांतिक विकास की तुलना में मानव भूगोल के विभिन्न व्यवहारिक पहलू जैसे कि कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानचित्र कला आदि पर अधिक बल दिया गया। रोमन साम्राज्य में प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को, जो रोमन काल था उसमें उसके जो क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों को उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के लिए विभिन्न खंडों में बांट दिया गया और इन्हीं खंडों को उन्होंने सिटी नाम दिया। इस प्रकार रोमन काल में भूगोल मुख्यतः मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, मानचित्र कला व व्यवहारिक भूगोल के रूप में दिखाई देती है। लेकिन अगर हम यूनानी काल की बात करें तो यूनानी काल में भूगोल मुख्यतः सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल आदि के रूप में दिखाई देती हैं। रोमन काल के जो प्रमुख विद्वान हैं उनमें स्ट्रेबो का नाम सबसे पहले आता है। ये 64 BC से लेकर 24 AD तक रहे। इनका जन्म वर्तमान में टर्की के अनातोलिया के समीप अमीसिया नामक स्थान पर हुआ। ये जो टर्की, जिसे यूरोप के रोगी के नाम से भी जाना जाता है, टर्की वाला क्षेत्र अगर अपन मानचित्र में देखें तो मुख्यतः यूरोप का ये वाला जो क्षेत्र है, काला सागर के निकट, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच वाला ये वाला जो क्षेत्र है, ये टर्की है। तो इनका जन्म, जो स्ट्रेबो का जन्म है, मुख्यतः टर्की में हुआ था। यह भूगोलवेता यूनानी व रोमन भूगोल के संक्रमण काल से संबंधित माने जाते हैं, यानी वह काल जब शक्ति केंद्र यूनान के कहाँ से, एथेंस से रोम की तरफ विस्थापित हो रहा था। रोमन भूगोलवेता होने के बावजूद भी इनकी अधिकांश रचनाएं ग्रीक भाषा में हैं, यानी यूनानी भाषा में ही इनके मुख्य ग्रंथ हैं। स्ट्रेबो ने भूगोल को 4 शाखाओं में बांटा था: भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। स्ट्रेबो ने इतिहास से संबंधित 43 ग्रंथ लिखे थे, जिन्हें की ऐतिहासिक स्मृतियां कहा जाता है, और भूगोल के संदर्भ में उन्होंने ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया के रूप में ज्योग्राफी के 17 ग्रंथ प्रकाशित किए थे। इसके प्रथम ग्रंथ में उन्होंने प्राचीन यूनानी विद्वान जैसे कि होमर, इरेटोस्थनीस, पॉसिडोनियस, हिकेटियस, हीरोडोटस आदि विद्वानों के विचारों को संकलित किया था। ज्योग्राफिया के जो स्ट्रेबो का महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिसे कि ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम था ज्योग्राफिया। इसके 15वें ग्रंथ में उन्होंने फारस, ईरान व भारत की जानकारी भी दी। स्ट्रेबो ने विश्व के प्रदेशों का अध्ययन के लिए कोरोग्राफिया शब्दावली का प्रयोग किया, यानी प्रादेशिक अध्ययन के लिए स्ट्रेबो ने जो शब्दावली प्रयुक्त की थी वो थी कोरोग्राफिया। इन्होंने आयरलैंड के मूल प्रजाति को आयरिश प्रजाति कहा तथा आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया यानी स्पेन व पुर्तगाल वाले क्षेत्र,
की प्रजाति को उन्होंने आइबेरियन प्रजाति कहा। स्ट्रैबो ने गणितीय भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी को 360 डिग्री के कोणों में विभक्त करते हुए प्रत्येक कोण के मध्य जो दूरी है उसको 700 स्टेडिया या 70 मील की दूरी का आकलन किया, जो वर्तमान में जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी है 1 डिग्री अक्षांश के मध्य वो 112.65 के लगभग समान है। अर्थात वर्तमान में देशांतरों के मध्य विषुवत रेखा पर तथा 1 डिग्री अक्षांश के मध्य दूरी लगभग इसी के समान होती है। आधुनिक भूगोल के पिता हम्बोल्ट महोदय ने स्ट्रैबो के बारे में कहा था कि स्ट्रैबो के लेख व रचनाएं जो है वो प्राचीन काल की सभी विद्वानों में योजना बहुलता व सामग्री बहुलता की दृष्टि से सर्वोत्तम है। यानी हम्बोल्ट के अकॉर्डिंग जो प्राचीन काल के विद्वान थे उसमें स्ट्रैबो की जो रचनाएं थी उसमें बहुतायत में सामग्री और योजना समाविष्ट थी। ब्रिटिश विद्वान चार्ल्स लेल ने स्ट्रैबो के बारे में कहा था कि स्ट्रैबो के जो विश्लेषण हैं वो आधुनिक भूगोल के नवीनतम निष्कर्षों का पूर्वानुमान माने जा सकते हैं। स्ट्रैबो के बाद में आते हैं पंपोनियस मेला। ये स्पेन के निवासी थे मुख्यतः। इन्होंने पृथ्वी को जलवायु के आधार पर 5 वृहद क्षेत्रों में बांटा। 5 वृहद क्षेत्र कौन से? जैसे कि ये मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये वाला जो क्षेत्र है इसको उन्होंने उष्ण कटिबंध कहा। ये वाला जो क्षेत्र है इसको उन्होंने क्या कहा? शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध। और ये वाले जो क्षेत्र हैं इनको उन्होंने कहा शीत कटिबंध। तो इस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी को कितने भागों में? 5 भागों में बांट दिया। फर्स्ट तो उष्ण कटिबंध, सेकंड और थर्ड हो गया शीतोष्ण कटिबंध, फोर्थ और फिफ्थ हो गया शीत कटिबंध। इनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है कॉस्मोग्राफी डी कोरोग्राफिया स्काईलैक्स। स्काईलैक्स जो है वो प्रादेशिक भूगोल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद आते हैं प्लिनी महोदय। रोमन साम्राज्य के महान विद्वानों में प्लिनी को सम्मिलित किया जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ हिस्टोरिया नेचुरलिस है। यह प्रसिद्ध रोमन सम्राट नीरो के दरबार में रहे हैं। इनका ही महत्वपूर्ण कथन है कि रोम तो जल रहा है और रोम का जो सम्राट है नीरो वो बांसुरी बजा रहा है। यह रोमन साम्राज्य के पतन की ओर स्पष्ट संकेत करता है। यानी जो प्लिनी महोदय थे वो रोम के भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था उसके पक्ष में नहीं थे। वो मानते थे कि जो भारत है, भारत के लिए विलासितापूर्ण जो सामग्री रोम का सम्राट खरीद रहा है और उसके लिए अपनी पूरी जो पूंजी है उसको लुटा रहा है, तो जिससे शीघ्र ही क्या होगा, रोमन साम्राज्य का पतन हो जाएगा। इनके समय में इटली के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण प्रसिद्ध नगर के समाप्त होने का इन्होंने गहन विश्लेषण किया। मेनली ये ज्वालामुखी विश्लेषण के लिए ही जाने जाते हैं, इसलिए आप देखते हो कि ज्वालामुखियों में एक प्लिनी प्रकार का ज्वालामुखी भी होता है। तो इन्होंने क्या किया था, जो विसुवियस जो ज्वालामुखी है इटली के निकट, तो उस ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण क्या हुआ था, जो इटली के प्रमुख नगर समाप्त हो गया था उसका उन्होंने महत्वपूर्ण अध्ययन किया था। इन्होंने पृथ्वी को अक्ष पर झुका हुआ मानकर इसे ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना। इनके अनुसार पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं है बल्कि अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है, और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। प्लिनी ने कुछ अन्य पुस्तकें भी लिखी, जैसे कि मीटियोरोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ वॉर्स इन जर्मनी। इसके बाद रोमन काल के महत्वपूर्ण भूगोलवेता आते हैं क्लॉडियस टॉलमी। इनके द्वारा गणितीय भूगोल, खगोल विज्ञान, कार्टोग्राफी आदि के संदर्भ में विस्तृत विश्लेषण दिए गए। मुख्यतः जो टॉलमी महोदय है वो मानचित्र कला, विज्ञान व गणितीय भूगोल के लिए जाने जाते हैं। टॉलमी ने 1022 नक्षत्रों की सूची बनाई, जिनमें से 48 नक्षत्र जो हैं वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा 1930 में स्वीकार कर लिए गए। यानी टॉलमी की जो 1022 नक्षत्रों की सूची थी उसमें से 48 नक्षत्र वर्तमान में स्वीकार कर लिए गए हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने 1930 में हमारी आकाशगंगा में 89 तारामंडल स्वीकार किए। टॉलमी द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है ज्योग्राफिया सिंटैक्सिस।
इसमें इन्होंने ग्लोब की रचना संबंधी सैद्धांतिक नियम दिए थे और लगभग 8000 स्थानों की अवस्थितियां, अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति को प्रदर्शित किया। इनका दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है अल्मागस्ट। अल्मागस्ट में इन्होंने खगोल विज्ञान से संबंधित विवरण प्रस्तुत किए थे। टोलमी महोदय द्वारा हिपार्कस व इरेटोस्थेनीज द्वारा पृथ्वी को 360 डिग्री में विभक्त करने की विधियों का उपयोग करते हुए विश्व मानचित्र बनाया गया, लेकिन इन्होंने विषुवत रेखा की दूरी को मापन के लिए इरेटोस्थेनीज को आधार न बनाते हुए पोसिडोनीज को आधार बनाकर उन्होंने पृथ्वी की परिधि की कल्पना की। टोलमी द्वारा जो निर्मित विश्व का मानचित्र है उसे इमेगो मुंडी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इमेगो मुंडी क्या है, तो इमेगो मुंडी टोलमी द्वारा रचित विश्व मानचित्र है जो मुख्यतः स्टीरियोग्राफिक संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप पर निर्मित है। कौन से प्रक्षेप पर? स्टीरियोग्राफिक संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप पर। इसमें इन्होंने विषुवत रेखा को श्रीलंका, जिसे उस काल में तपोवन के नाम से जाना जाता था, वहां से गुजरता हुआ माना और जो प्रधान मध्याह्न रेखा है उसे उन्होंने फॉर्चुनेट द्वीप यानी वर्तमान में जो कनारी द्वीप है उससे गुजरता हुआ माना। भारत को उन्होंने 110 डिग्री पूर्वी देशांतर से 150 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित माना। टोलमी द्वारा लिखित अन्य ग्रंथ मुख्यतः प्लेनेटरी हाइपोथेसिस, इसमें इन्होंने खगोलीय विवरण प्रस्तुत किए थे और इन खगोलीय विवरणों का मुख्य आधार था हिपार्कस का ज्ञान। टोलमी ने दक्षिण के वर्तमान महाद्वीप अंटार्कटिका हेतु अज्ञात भूमि या टेरा इग्निटा शब्द का प्रयोग किया था, यानी इन्होंने बता दिया था कि विश्व के दक्षिण में एक अनजान भूमि है, यानी जिसके बारे में हमें अभी भी ज्ञान नहीं है, तो उसको उन्होंने कहा था टेरा इग्निटा। इसके साथ ही हमारा रोमन काल समाप्त होता है। इसके बाद हम कुछ विशेष भौगोलिक चिंतन में हमबोल्ट, रिटर आदि का योगदान पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।